वो बाकी काम भी करते हैं। तो क्या हम ये माने कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, तो आप ये मानती हैं कि मेरे दिमाग में खलल है? बचपन के बाद जो युवावस्था पे जब वो कदम रखते हैं जी जी। तो उसकी कुछ कहानी हो तो बताइए। बताया कि रवि जी शूटिंग देखने के लिए गए हुए थे, तो घर में जब आए तो मम्मी मेरा सिर दबा रही थी, मैं लेटा हुआ था, और पिताजी ने मेरा फिर बहुत कायदे से जो है मेरी शूटिंग की उन्होंने। कभी आपको प्रेम हुआ किसी से? प्रेम तो स्वयं रचनाकार हैं, अच्छी कवियत्री हैं, और आप जानती हैं घनाचरी छंदों के बारे में कि राम जी हमारे हुए भवन विराजमान, अवधपुरी में सारे धाम लौट आए हैं। स्वागत है आपका रवि अवस्थी जी। जी जी, दिमागी खलल विद शाली से जल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया। आपको लगता नहीं नाम कुछ अलग है? हाँ, ये दिमागी खलल नाम मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ नई चीज़ इसमें है। तो ऐसी क्या बात है, मैं आप थोड़ा सा बताएं कि आपने दिमागी खलल आपने अपने कार्यक्रम का नाम क्यों रखा? क्या है ना कि जो जिनके दिमाग में खलल नहीं होता, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो बाजार से सब्जी लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। ऑफिस से आते हैं, शाम का न्यूज़ अखबार देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं और सो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग करने के लिए इस अलग करने की जो कोशिश होती है उनमें उनको नींद नहीं आती। निसंदेह वो नॉर्मल चीज़ों, वो नौकरी भी करते हैं, वो बाकी काम भी करते हैं। तो क्या हम ये माने कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, तो आप ये मानती हैं कि मेरे दिमाग में खलल है? बिल्कुल, यहाँ जो कोई आया है, जो कोई आएगा वो यहाँ पर जो गेस्ट है, वो इनवाइटीज जो भी होगा, उसके दिमाग में खलल होगा। चलिए, आपने ये जाना और माना कि मेरे दिमाग में खलल है और मुझे बुलाया, आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, आपने, आपका बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद। और मुझे आपके साथ कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, धन्यवाद। और मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बाराबंकी से यहाँ पर आए। जी जी। तो जी चलिए, कुछ आपसे, हमारे गेस्ट हैं, आपसे कुछ पूछते हैं। जी जी। गेस्ट क्या है? आपका ही प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें हर कोई जिसके दिमाग में खलल है, जो औरों से अलग है, वो यहाँ पे आया है, और मुझे पता है कि आप में बहुत बड़ा खलल है। तो चलिए बात करते हैं। ये बताइए, कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, कैसे आप बड़े हुए, क्या क्या? जी जी, दरअसल आप जैसा कि जानती हैं कि मैं एक साहित्यकार हूँ और हिंदी मंचों पर मेरा आना जाना है जी। मैं कविताएं लिखता हूँ और मेरी विधा ओज है। वैसे लिखा तो मैंने हर विधा में है लेकिन ओज चूँकि मेरी मूल विधा है, तो ओज का मतलब ये है कि मैं समाज को दिशा दिखाने का कार्य करता हूँ। और लिखा भी, किसी ने कहा भी है कि कवि समाज का चितेरा होता है, पथ प्रदर्शक की भूमिका कवि की होती है समाज के लिए। तो जब कुछ ऐसा होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता या कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उस पर थोड़ा सा उसको हाईलाइट करता हूँ, उन विषयों को उठाता हूँ और मैं कविता के माध्यम से लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूँ। और किसी बहुत अच्छी बात है, किसी ने कही है कि जब भाव आहत होते हैं तब कविता जन्म लेती है। वो आपको भाव किसी भी, ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपका दिल कोई लड़की ही तोड़ दे और आपके भाव आहत हो जाएं और आप कविता लिखने लग जाएं। तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम सामाजिक विसंगतियां हैं, तमाम पीड़ाएं हैं, द्वंद्व हैं, जिनसे प्रभावित होकर के हम कविता लिखते हैं और करते हैं। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ। और देखिए, वो प्रकरण मैं बताता हूँ कि वाल्मीकि जी जब क्रॉस पक्षी रमण कर रहा होता है, विचरण कर रहा होता है, जोड़ा उनका, तो एक बहेलिया आता है, उस क्रॉस पक्षी को मार देता है और अनायास ही बड़े भाव से वाल्मीकि जी के मुंह से ये श्लोक निकल जाता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती समा यद क्रौच मिथुना लेखम वदीय काम मोहितम। और ये एक शाप दिया है उन्होंने निषाद को कि जो है, जा निषाद तू अपना प्रभाव खो दे, अस्तित्वहीन हो जा, अपना सम्मान खो दे। और मेरा ये मानना है कि वास्तव में ये पंक्तियाँ कोई, जैसा कि सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मैं मानता हूँ कि वास्तव में ऐसा नहीं है, हर कवि वियोगी नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी होता है जब भाव हमारे आहत होते हैं, जब आक्रोश मुझ में आता है, आक्रोश भी एक भाव है, तब हमारे अंदर वो जागृत होता है और हम कविताएं लिखते हैं और ऐसा कुछ लिख जाते हैं जिससे समाज को प्रेरणा मिलती, दिशा मिलती। और मैं आपको बता दूं कि कवि का धर्म भी ये है कि वो पारदर्शी होकर के रचनाएं लिखें। यदि समाज में
उसको कुछ ऐसा घटित हो रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ जो समाज के हित में नहीं है, तो उसे अपनी कलम उठानी चाहिए और उसे अपने कवि धर्म का निर्वहन करना चाहिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं और कुछ खास नहीं मेरा। अच्छा जी जी। और मैं चूँकि शासकीय सेवा में हूँ, उस बारे में बता दूं कि मैं अच्छा से अच्छा अपना प्रयास रहता है कि मैं समाज की सेवा करूं, पब्लिक के बीच में सेवाएं हमारी हैं, जनता के बीच में हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रयास ये मेरा रहता है कि हम ऐसे हर काम करें जिससे जनहित हो। और मुझे लगता है कि कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति ईश्वर की ही है कि हमारे मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट न होने पाए, पीड़ा न पहुँचे, और हम हर व्यक्ति के सहायक बने और मानव मात्र के साथ साथ समस्त जीवधारियों की सेवा करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो कुछ अपनी बताइए, शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? और मैम मैंने स्नातक किया है। कहाँ से? अवध विश्वविद्यालय से। और हाँ जी 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 अयोध्या, जो वर्तमान में अयोध्या है। और जो है पिताजी हमारे अध्यापक थे, प्राथमिक शिक्षक थे, और मैं मानता हूँ कि वो मेरे प्रथम गुरु भी वही थे। और उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। और ये कवि सम्मेलन का रुझान भी मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरे पिताजी ने मुझे दिया, साथ में उसके बाद फिर हमारी एकेडमी का स्टडी हुई, और उसको करने के बाद मैंने जो है कंपटीशन बीट करके जो है प्रतियोगी परीक्षा पास करके नौकरी शासकीय सेवा ज्वाइन की, और मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा जो है वो शैक्षिक परिचय है। और कवि सम्मेलनों की तरफ मेरा झुकाव यूँ हुआ कि हमारे यहाँ कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, और मेरे पिताजी बहुत अच्छे कवि तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे श्रोता अवश्य थे। कविता, हाँ, अच्छा वक्ता होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा श्रोता होना उससे बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। कहते हैं ना कि पहले आप किताबें पढ़ लीजिए 100, फिर आप एक लाइन लिखिए। जी जी, यू शुड बी गुड लिसनर आल्सो। तो इस प्रकार वो जो है हम उनके साथ कविताएं सुनने जाते थे, और धीरे धीरे साहित्य के प्रति मेरा रुझान, मैंने बड़े बड़े रचनाकारों को अपने तमाम मंचों से सुना, और उनको सुनने के बाद उनको पढ़ा जाना, और जानने के बाद कविता की तरफ मेरा रुझान धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज मेरा साहित्यिक स्तर तो आप जानती ही हैं कि तमाम मीडिया के माध्यम से आप मुझे सुनती हैं, यूट्यूब से सुनती हैं। साथ में उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन होगा जो नहीं जानता होगा, भारत में कौन होगा? जी जी, लखनऊ दूरदर्शन से, और जो है आपके रेडियो के माध्यम से आज भी मेरी शूटिंग रेडियो रिकॉर्डिंग थी मेरी लखनऊ आकाशवाणी में, और उसके बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो ये भी रही हो आपने। जी जी जी, तो सारी चीज़ों का। अच्छा ये बताइए, आप अपनी जॉब और ये जो एक्स्ट्रा आप हमारे समाज में हम जब क्रिएटिव होते हैं, जब हम कुछ नया चुनते हैं अपने लिए, तो दोनों का सामंजस्य करना बड़ा कठिन होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जी जी। तो आप इन सब जिम्मेदारियों को, जिस पद पे हैं आप, उनमें भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जी जी जी। उनको किस तरह से आप उससे एक तारतम्य बिठाते हैं? थोड़ा सा। हम लोगों का जो काम होता है टारगेट वर्क होता है जी। और चूंकि टारगेट कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा मेरे काम का, मुझे ही करना है। तो वो टारगेट मैं समय से पूर्व पूरा करता हूँ जी। और उसके बाद मेरे विभाग में सभी लोग जानते हैं कि मैं रचनाएं लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, कवि सम्मेलनों में जाता हूँ और साहित्यिक गतिविधियों में हूँ। तो मुझे इसके लिए कभी हतोत्साहित नहीं करते मेरे उच्चाधिकारी, और सदैव इस बात के लिए अप्रिशिएट करते हैं। और अगर मुझे कहीं जाना होता है तो इसके लिए अवसर मुझे दे देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। लेकिन मैं बिला वजह छुट्टी लेकर के या काम से, अपने काम से विरत होकर के मैं कवि सम्मेलनों की तरफ नहीं जाता हूँ। मैं उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए, उनको बताते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बाद ही मैं साहित्यिक गतिविधियों को करता हूँ। वैसे कहा भी गया है कि जो प्रेम का जो सबसे उच्च रूप है, जो देश के लिए होता है, जी जी, तो वही सबसे उच्च रूप होता है प्रेम का। जी जी जी। तो ये बताइए, आप आजकल का भी जो है ना, मतलब मैं कह रही हूँ, लेकिन पता नहीं बहुत से लोग मुझे इसके लिए ट्रोल भी कर सकते हैं कि ज़्यादा श्रृंगार लिखना पसंद करते हैं या उन चीज़ों को चुनते हैं जो जल्दी से। जैसा कि मैंने आपने ये विषय कैसे चुना? जैसा कि आप देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से निकला होगा गान, और उमड़ कर आंखों में चुपचाप बहुई होगी कविता अनजान। तो ऐसा नहीं है कि वियोगी ही हर कवि होगा, जब भाव आहत होंगे तब कविता जन्म लेगी।
मैं महाकवि हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन सब कुछ वही नहीं है। हमें देश से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है, और राष्ट्र की तरफ, हमारे देश की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो निसंदेह है कविता के माध्यम से उसको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। तो कुछ अपनी जो रचनाएं जो आपको लगता है कि आपके मन के बहुत करीब हैं और आप जब मंचों पर जाते हैं तो आपके जो श्रोतागण हैं वो झूम उठते हैं, तो ऐसा कुछ या बिना पढ़े तो मंच अधूरा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो मेरे परिचय की पंक्तियां हैं जी, और जैसा कि आप जानती हैं, राम और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम अभी अपने स्थान पर विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो मैं कुछ छंदों के माध्यम से उस विषय को उठाना चाहता हूँ जी, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल पढ़िए। कि राम जी हमारे हुए भवन विराजमान, ये छंद है घनाचरी छंद। आप तो स्वयं रचनाकार हैं, अच्छी कवियत्री हैं और आप जानती हैं घनाचरी छंदों के बारे में। कि राम जी हमारे हुए भवन विराजमान, अवधपुरी में सारे धाम लौट आए हैं। कि राम जी हमारे हुए भवन विराजमान, अवधपुरी में सारे धाम लौट आए हैं। आके उतरा है स्वर्ग सरयू किनारे, आज दृश्य मन मोहते ललाम लौट आए हैं। कि घोर वेदना से मुक्ति हेतु जो बहा के रक्त, हमने लगभग 500 सालों तक लड़ाई लड़ी और 50 से अधिक युद्ध हमने लड़े, 3.5 लाख से अधिक बलिदान दिए गए, तब जाकर के शुभ दिन आया। कि घोर वेदना से मुक्ति हेतु जो बहा के रक्त, हुए हैं प्रयास परिणाम लौट आए हैं। और एक बार जैसे कली के दशाननों का, और एक बार जैसे कली के दशाननों का दर्प चूर चूर कर राम लौट आए हैं। और एक बार जैसे कली के दशाननों का दर्प चूर चूर कर राम लौट आए हैं। और एक छंद देखिएगा कि जब से ऐसा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से हमारे देश का वातावरण कैसा है। जी बिल्कुल। कि मंगल सुरों का राग गूंज रहा चारों ओर, मंगल सुरों का राग गूंज रहा चारों ओर, मंगल सुरों का राग गूंज रहा चारों ओर। बीतती सुहानी शाम खिलता सवेरा है, अवधपुरी का चित्र सुंदर सलोना दिव्य भारती ने अपने जो अंक में उकेरा है। अवधपुरी का चित्र सुंदर सलोना दिव्य भारती ने अपने जो अंक में उकेरा है। कि मोदक सभी के मन फूटते भरे मिठास, कि मोदक सभी के मन फूटते भरे मिठास, खुशियों ने जैसे यहाँ डाल दिया डेरा है। मोदक सभी के मन फूटते भरे मिठास, खुशियों ने जैसे यहाँ डाल दिया डेरा है। मोदक सभी के मन फूटते भरे मिठास, खुशियों ने जैसे यहाँ डाल दिया डेरा है। और विश्व में सनातन का बज गया डंका जोर, विश्व में सनातन का जग बज गया डंका जोर। जाग उठा राष्ट्र धर्म बोल राम मेरा है, विश्व में सनातन का। और देखिए कौन कौन आया बताइए इस कार्यक्रम में, इस महोत्सव में, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कौन कौन, पूरा विश्व देख रहा था कि इसमें कौन किन किन लोगों की सहभागिता होती है। वैसे पूरा विश्व सम्मिलित था, लेकिन कुछ लोगों ने वास्तव में जानबूझ करके वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, उनको निमंत्रण मिला भी था। मैं उस परिप्रेक्ष्य की रचना पढ़ रहा हूँ हमारे अंदर है। जी जी जी। और देखिए कौन कौन आ गए। कि सिया माँ पधारी हैं श्री राम जी के साथ साथ, सिया माँ पधारी हैं श्री राम जी के साथ साथ, भरत शत्रुघ्न भाई लखन भी आ गए। कि सिया माँ पधारी हैं श्री राम जी के साथ साथ, भरत शत्रुघ्न भाई लखन भी आ गए। वीर बजरंग संग अंगद सुग्रीव आदि भक्त श्री जटायु जी उपस्थिति लगा गए। तो आ गए विभीषण व जामवंत आ गए हैं, आ गए विभीषण व जामवंत आ गए हैं। अवधपुरी में देव पल के बिछा गए। और किंतु नहीं आके धाम पाके जो निमंत्रण भी, किंतु नहीं आके धाम पाके जो निमंत्रण भी, राम के विरोधी रूप अपना दिखा गए। किंतु नहीं आके धाम पाके जो निमंत्रण भी, तो वह जीवधारी जो न माने राम और राष्ट्र, ये मेरा मानना है कि वह जीवधारी जो न माने राम और राष्ट्र, अन्य लोकवासी इस धाम का नहीं है वो। और जाने कौन सा पदार्थ खा के वो बना हुआ है, रक्त मांस हड्डियों का चाम का नहीं है वो। कि घोर दुर्भाग्य चढ़ शीश पर डोल रहा, घोर दुर्भाग्य चढ़ शीश पर डोल रहा, बोल उसके बताते राम का नहीं है वो। और वो नहीं जानता है जानता परंतु देश,
राम का नहीं जो किसी काम का नहीं, कि जो वह नहीं जानता है जानता, परंतु देश राम का नहीं किसी काम का नहीं है वो। ये बताइए, आपके माता पिता ने आपका नाम रवि क्यों चुना? मतलब कैसे भी चुन लेते हैं माँ बाप, कुछ भी चुनते हैं, बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन कुछ है इसके पीछे क्या? इसमें दरअसल रवि का सूर्य का पर्यायवाची है रवि जी, और वास्तव में कुछ तेज उन्होंने मुझ में देखा होगा, तो मैं समझता हूँ कि कुछ इसकी वजह से। वैसे लोग हंसी से लोग मुझसे कहते भी हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, और आप तो दोनों हैं। तो ये वास्तव में जो है नाम मेरा रखा, और चाहे जिस भाव से उन्होंने रखा हो, मैं उन्हें उनके भावों को प्रणाम करता हूँ, और मुझे एक बहुत अच्छा नाम उन्होंने दिया, जो कि आपकी शुभकामनाओं की वजह से धीरे धीरे एक उस नाम को ख्याति मिलती जा रही है, नाम बड़ा होता जा रहा है, और रवि प्रकाश अवस्थी मेरा पूरा नाम है। देखिए, रवि के अंदर प्रकाश होता है। अच्छा, मैं ये कहने भी वाली थी कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, वहाँ जाए कवि, और आपने पहले से उसको जोड़ दिया। दरअसल मैं यही कहना चाह रही थी। इसके पीछे एक हंसने वाली कथा भी है। हाँ, बताइए प्लीज। कि एक बार एक कवि महोदय कवि सम्मेलन से रात में लौट रहे थे, और रास्ते में वो एक गड्ढा मिला, उसमें गिर गए वो, और उस गड्ढे में रास्ता खोजते खोजते कुछ इस तरीके से भटक गए कि बहुत घोर अंधेरे में पहुंच गए। तो कवि होशियार तो होता ही है भाई, इस पूरे समाज को रास्ता दिखाता तो खुद के लिए बुद्धिमान होता है। तो ये मन में विचार सारे कवि खुश हो जाएंगे। मन में विचार करने लगे कि सुबह होगी, भगवान भास्कर उदय होंगे, और जो है जब भगवान भास्कर उदय होंगे, उजाला होगा, तो मैं रास्ता आसानी से ढूंढ लूंगा। और वो इंतजार करने लगे। तो अपनी घड़ी में जब देखा 7 बजे, तो तब भी उनको अंधेरा ही दिखा। फिर देखा 10 बज गया, तब भी उनको अंधेरा। फिर 12 बज गया, और वहाँ अंधेरा छटने का नाम न ले, इतने घुप अंधेरे में पहुंच गए। तब उन्होंने कहा कि जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंच गए कवि। और वही लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। और जो है थोड़ा सा मुझे इसका एडवांटेज मिल जाता है कि मेरा नाम भी रवि है, और मेरा दायित्व, मेरा कर्म, मेरा धर्म भी रवि और कवि राइम है। जी, ऐसा बहुत कम होता है ना। जी, ये ईश्वरीय कृपा है, और मैं अपने माता पिता को धन्यवाद। मतलब आप में भी खलल है। जी, कवि होना भी अपने आप में बहुत बड़ा खलल है। जी, एक शायर होना, एक कवि की जिंदगी जीना, कितनी दिक्कतों के बाद आप कुछ सृजन कर पाते हैं, क्योंकि आपको बाकी सारा जो समाज के लोग उनकी तरफ भी जीना है, बिल्कुल कवि धर्म भी निभाना है, या एक रचनाकार का धर्म भी निभाना है। देखिए, एक आम आदमी में और एक कवि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। घटनाएं होती हैं, आम आदमी उन घटनाओं के बगल से होकर के गुजर जाता है, लेकिन एक कवि उन रचनाओं पे जाके ठहरता है, देखता है, और विचार करता है कि घटनाएं क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है, क्या होता यदि इस प्रकार की घटना न होती, अब ये घटना हो गई तो क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ मानसिकता के साथ वो कुछ लिख देता है। और लिख करने के बाद जब मंचों पर वो पढ़ता है या किसी को सुनाता है, तब जनता लोगों को ध्यान आता है कि मैंने भी इस घटना देखी थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। आज तो कवि और एक आम आदमी से इतना अंतर है, और उस तकलीफ को वो महसूस भी करता है, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को। बिल्कुल। कभी कहते हैं ना कि जब दिमाग से कोई बात लिखी जाती है तो वो दिमाग तक ही जाती है, लेकिन जब कुछ दिल से लिखा जाता है तो दिल तक छूता है। तो रचना ऐसे ही है। जी, क्योंकि तो बंदी तो नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखी हुई है कि मैं कवि हूँ, जब तक पीड़ा है तब तक मुझको जीना होगा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। और पीड़ा है तो कवि को दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, और उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें चिन्हित करना चाहिए। ये कवि का धर्म है, दायित्व है। तो ये बताइए, थोड़ी बहुत ऐसी बातें बताएं जो कोई नहीं जानता है। ये बताइए, तो लोग कहते हैं कि हाँ, कोई ना कोई पीड़ा होती है। अभी आपने भी कहा कि कोई ना कोई पीड़ा होती है, कोई ना कोई चीज मन को। आप सुनना क्या चाहती हैं? मैं वही सुनना चाहती हूँ जो आप समझ रहे हैं। नहीं, मेरा उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कभी आपको प्रेम हुआ किसी से? प्रेम मेरा हर जीव से है, हर व्यक्ति से। मुझे आपसे भी प्रेम है। वो तो होगा, मुझे पता है। जी। तो जब हर जीव से प्रेम है तो मैं भी। लेकिन ये बताइए, मुझे भगवान से प्रेम है, मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे अपने देश के प्रतीकों से प्यार है, मुझे अपने देश की समृद्ध विरासत से प्रेम है, मुझे अपने देशवासियों से प्रेम है, मुझे भी प्रेम है, मुझे अपने माता पिता से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, प्रेम तो मुझे अपने गांव समाज सबसे प्रेम है। और मुझे लगता है कि इतना प्रेम पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त तो है, बट कॉलेज में कभी जब आप युवावस्था की ओर बढ़ रहे हो
कभी अनायास किसी पर मन ठहर गया हो, कुछ ऐसा? वैसे मैं जो है मैं इतना सुंदर मैं लगता मुझे लगता है कि शायद मेरा ऐसा कुछ दृष्टिकोण किसी प्रति रहा नहीं, और मुझे नहीं याद पड़ता कोई ऐसा व्यक्ति। मतलब वीर रस के कवि से पूछ रही हूँ, उसे तो देश का जो मैंने जो है हमेशा सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। अच्छा। और मैंने सबको सिया राम में माना, उस भाव से मैंने सबको प्रेम किया, पूरे देश को प्रेम किया। वो तो एक समझदार व्यक्ति जो है वो अहम ब्रह्मास्त्र। नहीं, मैं इसमें समझदार नहीं हूँ। इसके लिए लोग मुझे समझदार नहीं मानते। किसके लिए? बल्कि मुझे लोग इस मामले में पिछड़ा हुआ मानते हैं, प्रेम के मामले। और मुझे गर्व है कि मैं इस क्षेत्र में मैं पिछड़ा हूँ। जिस क्षेत्र में लोगों के मानने का क्या है, वो तो आज की जो व्यसन है उनमें भी आगे अपने आप को कहते हैं ये एडवांस होना है, बट ये सब थोड़े ना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपने संस्कारों को पकड़े रहना, ये एडवांस होना है। अब एक गृहस्थ का जीवन यापन मैं करता हूँ जी। मेरी पत्नी है, और मुझे चलिए आप प्रेम पर हाथ हो गए कम से कम। बस सिर्फ मैंने उसी से प्रेम किया। जो अगर प्रेम के लिए मैंने कुछ लिखी, कुछ पंक्तियां लिखी, कुछ छंद लिखे, कुछ गीत लिखे, तो मैंने उसी को समर्पित करके ही लिखे, और इसके अलावा मैंने किसी के लिए कुछ नहीं लिखा, और ना कोई इस प्रकार का। अच्छा। उस भाव से मेरे समझ आया। अच्छा। सबने मुझे जो है तो ये कवि होना किस पीड़ा की वजह से हुआ? ये बात सही है, ये प्रश्न आपका बिल्कुल सटीक है और उचित भी है। प्रश्न मुझे आप ही देते हैं कि कवि, देखिए मैं ओज का कवि हूँ, और भगवान राम मेरे आराध्य हैं जी। और राम और राष्ट्र मैं मानता हूँ कि एक दूसरे के पूरक है, और इतना हमारा प्यारा देश भारत। और आप एक बार कल्पना करिए कि आप भारत के निवासी होते और राम जैसा चरित्र आप लोगों के बीच में पढ़ने को, लिखने को, सुनने को, अनुपालन करने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए, अपने जीवन उतारने के लिए एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र आपको नहीं मिला होता, तो क्या देश इतना अच्छा होता? मुझे लगता है कि एक ऐसा दिनमान, एक ऐसा सूर्य और एक ऐसा वंदनीय व्यक्तित्व जो है, जो कि जिसे हम सांस्कृतिक सूर्य कह सकते हैं, और हमारे बीच हमें मिला हुआ है, हमारे देश को मिला हुआ है, तो हम बड़भागी हैं। जी जी। और ये अगर कुछ ऐसा होता है कि जो राम काज के विरुद्ध होता है, तो निस्संदेह मैं अपनी कलम उठाता हूँ। और देश के विरुद्ध कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो, जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे जो विरोधी देश हैं, जो हमारे देश के विरोधी देश हैं, वो देश के लोग जो बात करते हैं, विरोधी जो बात करते हैं, वही बात हमारे अपने लोग जब करते हैं, हमारे देश में रहने वाले लोग करते हैं किसी स्वार्थवश, तब वास्तव में वो भाववाहक करने वाली बातें होती हैं, और ये पीड़ा देती हैं। जानते हुए भी वो झूठ को किस तरह से खड़ा किए रहते हैं, ये कभी-कभी मुझे आश्चर्य। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सब कुछ सच जानते हुए भी पर्दे डालने के लिए वो कैसे? वैसे जो विषय आपने उठाया था, मुझे एक बात याद आती है, और मैं उसको उद्धृत करना भी चाहता हूँ। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि देख करके कुछ अपने ऊपर ही बीते तो उसको लिखा जाए। मैं खंडकाव्य लिख रहा हूँ, विरह बावनी, एक छंद संग्रह है मेरा, अवधी हिंदी। उसमें वो खड़ी बोली के छंद हैं, और जो है उसमें उसको मैं लिख रहा हूँ। और वास्तव में जैसे एक छंद मैंने लिखा कि फेरी के मुखार बिंद त्याग के हमारा ठौर, फेरी के मुखार बिंद त्याग के हमारा ठौर, जाने किस धाम को सुजान तो चले गए, वेदना के सोल नित्य ही को बेहाल करें, मानस मराल सुख खान तो चले गए। कि पंथ को निहार दिग बिकल बिलाप करें, पंथ को निहार द्रग बिकल बिलाप करें, चित्त के हरैया थे प्रमाण तो चले गए, और मिलती न ठैया देखी टूटी सी मड़ैया देखी, सांझ की ढलैया में बिहान तो चले गए। क्या बात, क्या बात। अब कोई ये समझे कि मैंने इस रचना को जिया है तो नहीं जिया है, लेकिन देखा जरूर है कि एक गांव से होकर के मैं निकलता था सेवा देने के लिए अपनी नौकरी के सिलसिले में, तो उस गांव के किनारे एक बूढ़ा दंपति रहता था, एक बुजुर्ग माता जी और एक बुजुर्ग दादाजी रहते थे एक साथ। और
बड़े प्रेम से रहते थे और उनका चूल्हा जलता रहता था, कुछ बनाते खाते रहते थे, तो हम उसको निरंतर देखते थे। और जो सरकारी सहायताएं होती थी उनको उपलब्ध मुहैया हमने करवाई थी, प्रयास किया था। जी जी। और मैंने एक दिन देखा कि वो दादाजी नहीं रहे, और वास्तव में ये चीज़ जो है मुझे भावुक कर गई। और जो है वो मैंने अकेली दादी जी को देखा, उनसे पूछा, हालचाल पूछा, वो कुछ नहीं बोली, बिल्कुल जो ज़्यादा बोलती रहती थी, बेटा बेटा करके संबोधित करती थी और बिल्कुल मौन थी। तो मुझे कहीं ना कहीं जो है मेरे भाव आहत हुए और मैंने ये जो है छंद लिखा, और जो कि उस बीरा भावनी 52 छंदों के संग्रह में से एक छंद बना। तो इसी प्रकार से तमाम घटनाएं सामने आती हैं और जिसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उसे हम जिए। नहीं, बहुत हाँ, पहले तो आप तो कहीं ना कहीं एहसास करते हैं, और उसके बाद जब आप एक कवि, अब आप तो कवि के शिखर पर हैं, तो कविता आपके अंदर आ चुकी है, तो जब आप देखते तो और अच्छे से। लेकिन शुरुआती जो मैंने पढ़ा है, जानती हूँ कि कहीं ना कहीं पहले तो जब आप युवा होते हैं उस भाव को, उस तकलीफ को समझते नहीं हैं, आप कोमल होते हैं। एक उम्र ऐसी होती है हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो साहित्यिक हो ना हो, जिस उम्र में हर व्यक्ति कवि होता है, और वो दौर हर व्यक्ति के जीवन में आता है। और कुछ लोग उसे उस दौर को जो है बनाए रखते हैं, उसको जो है मेंटेन रखते हैं और कविता लिखने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं, 2-4 लाइनें लिखते हैं, पंक्तियाँ लिखते हैं, और उसके बाद उनको कहीं मोड़ करके रख देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं दूसरे कार्य करने के लिए। चीज़ों से कविता जो है वो जो मन की उर की कोमलता होती है ना, कहीं ना कहीं वो धीमे धीमे पीछे छूट जाती है। कभी का हृदय बहुत कोमल होता है। हाँ, जरूरी नहीं कि आपको अपने माता पिता से प्रेम हो सकता है। और आपको मैं एक बार बता दूं, आपको सलाह भी दूं, आपको हिदायत भी दूं कि तमाम कवियों का इंटरव्यू लेने वाली हैं, लेकिन कवि का हृदय चूंकि कोमल होता है, तो भले ही उससे कोई बात ऐसी मिल जाए जिससे आपको पीड़ा हो जाए, तो आप तो बर्दाश्त कर लेंगी, सह लेंगी। लेकिन अगर पीड़ा हो गई, आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसको पीड़ा हो गई, तो वो सह नहीं पाएगा, सह नहीं कह पाएगा। तो इस बात का भविष्य में जब आप सबका इंटरव्यू लीजिए तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। ये मेरा आपका मशविरा सलाह है। कौन सी बात कष्ट कर जाएगी? नहीं, अभी तक तो आपने कुछ नहीं ऐसा कहा, लेकिन भविष्य में ध्यान रखा जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप गलती करें ही। मैं तो पूछूंगी, मैं तो सब कुछ पूछूंगी। नहीं, पूछिए। मैं डिस्प्यूट भी पूछूंगी। मैं अगर सही बात नहीं, आप एक विनम्र व्यक्तित्व हैं, मैं जानता हूँ कि आपसे ऐसी त्रुटि नहीं होगी, लेकिन मैं त्रुटियां कर रही हूँ जानबूझ करके क्योंकि मैं चाहती हूँ, एक कवि के रूप में तो आपको सब कोई जानता है। जी। एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं, आप भी एक अच्छी कवयित्री हैं, और एक कवि के अंदर कौन जीता है इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। और लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा माहौल हल्का रहे। जी। हमारे दर्शक जब कभी हमको मंच पर देखते हैं तो हम बहुत ही उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लगता है कि पता नहीं किसी दूसरी दुनिया से आ गए हैं। जी। प्रस्तुत हैं, अब आपका स्वागत है। तो हम चाहते हैं कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं, और हम कहीं उन चीज़ों को बस थोड़ा ज़्यादा महसूस कर लेते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो कवि दोस्त हैं, हमारे जो भी लोग जिनके दिमाग में खलल है, जो कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती है बिना अपने काम को किए हुए। कुछ तो ऐसा है जो ईश्वर उनसे बाहर निकालना चाहता है। जी। क्योंकि उनका जन्म उस गुण को लेकर हुआ, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो ड्राइंग हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अभिनय हो। तो वो जब तक सोसाइटी को, समाज में आ नहीं जाता, तब तक वो बेचैन रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये खलल जो है, जी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो ये इस तरह से बात करने का मतलब ये कि आप सिर्फ हमें मंच पे या हमें स्टेज पे जिस तरह देखते हैं, हम उससे अलग भी हैं, और हमारा इस तरह का व्यक्तित्व है। हम लोग कभी ऐसी बातें भी। मैं आपके समझ एक गीत पढ़ दूं, मुझे लगता है जो अब सारे प्रश्नों का हल आपको इसी में मिल जाएगा। और मैं कवि कैसे बना, क्यों बना, इसका भी चित्र आपको दिख जाएगा। जी, मैं तो और मुझे लगता है कि जब ये कविता मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो हमारी बात हो रही है। सुनिएगा, देखिए। बिल्कुल। सत्कर्मों के पावन पथ पर, सत्कर्मों के पावन पथ पर पल प्रतिपल अविराम चला हूँ। सत्कर्मों के पावन, जो एक आदमी की, एक अच्छे व्यक्ति की ड्यूटी होती है
वो मैंने उद्धृत किया उसको कि सत्कर्मों के पावन पथ पर पल प्रतिपल अविराम चला हूँ, कुछ मोती के दाने लिखने मालाओं के नाम चला हूँ, मालाओं के नाम चला हूँ। चलते चलते राहों में कुछ, चलते चलते राहों में कुछ भटक रहे थे, प्राण मिले थे, उनको नित सिखलाते जीवन, ऐसे भी पाषाण मिले थे। कलरव करते बायस जैसे कौआ, कलरव करते बायस जैसे, और हंस का वेश लिए थे, मुट्ठी बंद किए थे उसमें, रेत बची जो शेष लिए थे। आर्तनाद करती सच्चाई, आर्तनाद करती सच्चाई, पौरुष घुटने टेक रहा था, कोई टुकड़े पान कर रहा, कोई टुकड़े फेंक रहा था। देख दशा उस शहर की भाई, देख दशा उस शहर की भाई, मैं तो अपने ग्राम चला हूँ, कुछ मोती के दाने लिखने मालाओं के नाम चला हूँ। ये वो ग्राम है जो हमारी कविता का ग्राम है, मैं वहां की तरफ चल दिया। तो मृग तृष्णा से बुझ जाती है, ऐसे भी चित्र समाज में देखने को मिले जिन्होंने हमें कवि बनाए कि मृग तृष्णा से बुझ जाती है, प्यास एक ऐसी थी देखी, अंतहीन पीड़ाएं ढोती, आग आस एक ऐसी थी देखी, देखा ऊंचाई पर जाकर, देखा ऊंचाई पर जाकर, जीने का फिर ढंग बदलना, और कुलाहक का अर्थ गिरगिट, और कुलाहक भी शर्माए, ऐसे ऐसे रंग बदलना, झूठ निरंकुश होकर झूमे, सत्यव्रती पर पहरे देखे, जिहुआ कानों को सिर ढोते, गूंगे देखे बहरे देखे। देख सियासत राहों की मैं, देख सियासत राहों की मैं, कदमों को अब थाम चला हूँ, कुछ मोती के दाने लिखने मालाओं के नाम चला। और देखिए अंतिम वंदन देखिए कि मैंने क्यों ऐसा रास्ता चुना कि मंथन सिंधु का होता रहता, सोम नहीं नित मिलता है, मंथन सिंधु का होता रहता, सोम नहीं नित मिलता है, चपल परिंदे को आशा का व्योम नहीं नित मिलता है, कर्महीन पर निंदा में रत बातें छौंका करते हैं, हाथी अपनी चाल में चलते स्वानी भौंका करते हैं। इसीलिए अब कदम दो कदम, इसीलिए अब कदम दो कदम, मुझको बढ़ना ठीक लगा, खो जाने से बेहतर मुझको राहें गढ़ना ठीक लगा, कि झूम झूम कर चल पाऊँ मैं, झूम झूम कर चल पाऊँ मैं, पीने ऐसा जाम चला हूँ, कुछ मोती के दाने लिखने मालाओं के नाम चला हूँ, मालाओं के नाम चला हूँ। सत्कर्मों के पावन पथ पर पल प्रतिपल अविराम चला हूँ, कुछ मोती के दाने लिखने मालाओं के नाम चला हूँ, मालाओं के नाम चला हूँ। बहुत। तो आपके जो दोस्तों का गुट था जी जी, वो कुछ नाम बताएंगे उनके? अब तो बड़े हो गए होंगे। हमारे चचेरे भाई जो कि वायुसेना में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, प्रभाकर अवस्थी जी, प्रभाकर जी, और वर्तमान में वो बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, और जो है हमारे सबसे अच्छे मित्र रहे और आज भी हैं। उसके साथ तमाम ऐसे मित्र जो कि सेवाओं में बहुत सारे मित्र हमारे हैं, जो कुछ और जो उस मंडली में थे जब आप शैतानियां करते थे, या ये जो आप शूटिंग वाला वाकया आपने मुझसे शेयर किया, तो उस दौरान के कुछ उस समय डॉक्टर आलोक शुक्ला वगैरह थे इसमें। अब वो भी कवि हैं, बहुत अच्छे हमारे, बहुत अच्छे मित्र। कुछ लाइफ में कुछ कर पाए हैं, कुछ नहीं, किसी के दिमाग में खलल था, सब कहीं ना कहीं सेवाओं में हैं, और निसंदेह मित्र तभी कोई दूसरा बन पाता है जब विचार मिलते हैं।
और जिससे विचार आपके नहीं मिलेंगे तो आपका मित्र कभी नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बौद्धिक स्तर मिलना चाहिए, या तो आदतें मिलनी चाहिए या बौद्धिक स्तर मिलना चाहिए। जी जी। तो तमाम ऐसे मित्र हमारे जिनसे हमारे विचार मिलते हैं वो हमारे आज भी मित्र हैं। और कवि मित्रों की मैं बात करूं तो हमारे कवि मित्र और हमारे गुरु जी भी आदरणीय रामकिशोर तिवारी किशोर जी, पंडित रामकिशोर तिवारी जी आपके गुरु? जी जी, हमारे वो साहित्यिक गुरु हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी मैं अपनी कविताएं चंद्रशेखर पर भी उन्होंने बहुत, चंद्रशेखर आजाद पे जी पर भी आपने? हाँ मैंने लिखा है। आपने लिखा है? मैंने 16 छंद लिखे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। वो तो बहुत मशहूर है, सभी जगह मंचों से पढ़ रहे हैं। जी जी जी। और उसके एक दो छंद साझा करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम चाहेंगे हमारे दर्शक सुने कुछ एक जो आपको देखिए, बाकी पूरी रचना तो हम बाद में सुनेंगे। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में, जिसे वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में स्थित है। मैं आपको टोकना चाहूंगी, वो आपने उस दिन कानपुर का एक कार्यक्रम था, उसमें आपने बोला था कि जो माँ के बारे में आप बता रहे चंद्रशेखर आजाद जी की माँ के बारे में, जी जी, वो बड़ा हृदय विदारक था, बड़ा जी जी जी, कचोटता था। जी 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 जी। वो उन्नाव जनपद के थे और 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी ने जब अपने प्राणों का बलिदान दिया तो उनकी माँ, पिता तो पहले से ही नहीं थे, पंडित सीताराम तिवारी जी, और जगरानी जी उनकी माता जी का नाम था। तो जगरानी जी गांव में निवास करती थी और कोई, जब उनकी मृत्यु के बाद कोई उनका हाल पूछने तक नहीं गया। कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कोई ऐसा व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति जो उन तक नहीं पहुंचा। 1931 के बाद कुछ समय बाद एक झांसी के एक उनके मित्र थे जो उन्हें अपने साथ ले गए उन्नाव से, और 1951 में झांसी में ही उनका देहावसान हुआ। लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने उपेक्षित जीवन व्यतीत किया और साथ में एक गुमनामी की जिंदगी जी। इतने वीर पुत्र जी जी। और उनको भारत या विश्व में ही जानता होगा। गरीबी की स्थिति के बारे में बता दूं कि उन्हें विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी हाथ की 2 उंगलियां एक तागे से बांध के रखती थी और उन्होंने संकल्प रखा था जिस दिन मेरा बेटा लौटेगा उस दिन मैं इस तागे को खोलूंगी। ये दोनों उंगलियां, जो बीच की उंगली और उसके बगल की उंगली थी, इसको तागे से वो बांध के रखती थी। और लोग बताते हैं कि जो गाय गोबर कर जाती थी, उस गोबर में कुछ अन्न के दाने आ जाते थे, जौ वगैरह के, जिसे वो बीनती थी, उस गोबर से बिचारती थी। हाँ, भोजन की समस्या, वो बहुत बुरा उन्होंने जीवन व्यतीत किया। बहुत जी जी। और जो उनको ले गए झांसी में अपने साथ, उन्होंने हालांकि मातृभाव, उनको माता का दर्जा दिया, लेकिन वो भी गरीब ही थे। तो ये जो है, तब कहने का मैंने उसमें साहस भी किया है कि नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण व्रात न होता। ये हमारे देश की त्रुटि है और हमारे राजनेताओं की त्रुटि है। तो नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण व्रात न होता। रावण की हार ये नहीं थी कि वो भगवान राम के हाथों, भगवान राम से हार गए, तो उसकी जीत थी। लेकिन रावण की हार मैं इसे जरूर मानता हूँ कि उसके परिवार में, उसके कुल में, उसके देश में विभीषण जैसे भाई ने जन्म लिया। नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण व्रात न होता, नहीं पराजित होता गौरव यज्ञ चंदी घात न होता। ये इतिहास की बातें भाई, इनमें छुपे इशारे समझो, वरना जीत को पाकर के भी अपने को तुम्हारे समझो। आपकी रचना है? जी जी जी। और ये चंद्रशेखर आजाद जी की जो मैंने रचना लिखी, मैंने इस मुक्तक से इसको खत्म किया है। और जो मैंने शुरुआत की है कि पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु, प्रथम छंद है उसका, कि पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु पीठ ना दिखाई वीर गोलियां भी खा गए। धन्य धन्य भारती के लाल जो मिसाल बन पीढ़ियों को पाठ बलिदान का सिखा गए। तो नित्य मैं नवाता शीस उन वीर बांकुरों को, अपना विराट रूप शत्रु को दिखा गए। हो गए शहीद बलिदानियों की श्रृंखला में, नाम और सुनाम धन्य स्वर्ण से लिखा गए। और मातु भारती गुलाम जकड़ी थी वेणियों में, 2 छंद और पढ़ दो, मेरा मन है कि मातु भारती गुलाम जकड़ी थी वेणियों में, मुक्त है तो उसके दुलारे धुन ठाने थे। शीश ये रहे कटे या मिट जाए प्राण तन, जीवन है राष्ट्रित बस यही माने थे। तो धीर वीर धीरज को धार के चलाते वाण वर तानियों से वो कमान तीर ताने थे। मत वाले थे वो लाल गुदड़ी के, मानो जैसे बूटी देश प्रेम वाली छक के वो छाने थे। तो नाम थे अनेक किंतु वीर बांकुरों में एक, नाम थे अनेक किंतु वीर बांकुरों में एक, नाम था ललाम एक सबसे निराला था। और जिसने स्वराज को बनाया एक मात्र थे, मन में स्वराज का ही स्वप्न एक पाला था। तो नाम था वो एक जो कि गोरों को जलाता खूब,
आंख में था घाव सा जो दिल में वो छाला था, नाम था वो वीर चंद्रशेखर आजाद नाम था सुनाम धन्य नाम एक आला था। और एक चित्र देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र आपने देखा होगा, कांधे में जनेऊ पड़े हुए, मूछ ताव देते हुए, बगल में पिस्टल रंगी हुई है। तो गर्व होता है कि हम हमारे वंशज हैं। जी 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 जी। मतलब तो, अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा, इतनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब रही होगी। आज भी हम लोग जब कुछ फैसला लेते हैं तो हर बात को सोचते हैं। वो समय जैसा परिवेश था, तो अरविंद देखिए, चित्र देखिए उनका, मैंने बताया, मैं बात करता हूँ अभी कि अरविंद का अर्थ होता है कमल का फूल और अंशुमाली का अर्थ सूर्य होता है। आप उस चित्र को ध्यान में करिए, आपको इस छंद में शब्द चित्र आपको दिखेगा कि अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई, अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई काया वो नहीं कि जैसे एक अंशुमाली थी, और सुंदर बलिष्ठ गौरवर्ण कांतियुक्त देह ब्रह्मचर्य से निखार सांचे में ही ढाली थी। तो कट में बंधी सदैव पिस्टल थी रक्षा हेतु, रहती छुपी परंतु बड़े काम वाली थी, और कांधे से पड़ा जनेऊ और मूछताव देती, देश प्रेम भाव युक्त छवि वो निराली थी। और आगे मैंने पूरा वर्णन किया है कि कैसे जाते हैं, और वहाँ पर एक बट वृक्ष के नीचे, वो आज भी वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है, वो बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वहाँ पर फिर आकर के उनको घेर लेते हैं। और जो है जॉन नॉट वेबर, अंग्रेज सेना नायक, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, एसएसपी था उस समय प्रयागराज का, इलाहाबाद का। उसकी तो कहानी है कि किस तरह से आप बता रहे, विभीषण वैसे इसमें भी था। जी जी। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत से तो कितने उपेक्षित रहे, और कुछ लोग सिर्फ उन्नत हुआ है भाल जिनके प्रयास से ही। हाँ, उन्नत हुआ है भाल जिनके प्रयास से ही, परिवार वाले भूखे अपने दिलों में हम उनको सजाए हैं। हाँ। बलिदान होने की परंपरा निभा गए जो, हमने तो उनके लिए ही गीत गाए हैं। तो इतिहास के झरोखे खोल के निहारा खूब, जो आप कह रहे हैं कि इतिहास के झरोखे खोल के निहारा खूब, कुछ तो विचित्र से चरित्र दृष्टि आए हैं, और गाथा ये महान बंधु, किंतु यक्ष प्रश्न भी हैं, उत्तर अभी विशेष मिल नहीं पाए हैं। हमारे बच्चे आज के जो हैं, अगर इस तरह के हमारे पुरखों के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने व्रत को जिया है, अपनी कसम को जिया है, अपने देश के लिए जो लहू जिस तरह से बहाया है, जिस तरह से अपने जीवन को निछावर किया है, बीच में तो आज की कठिनाइयां कुछ है ही नहीं। बीच में शालिनी जी आपने उठाया विषय, तो मैं कह दूं, मुझे दुख भी होता है कि बीच का कालखंड कुछ ऐसा रहा जो हमारी पाठ्य पुस्तकों से ऐसे चरित्र धीरे धीरे अलग होने लगे जी, और अंग्रेजीकरण हमारी शिक्षा पर प्रभावी बढ़ा उसका प्रभाव पड़ा, और जिससे ये हमारे चरित्र जो हमारे आदर्श होते थे, महाराणा प्रताप हैं, वीर शिवाजी हैं, और इनके बारे में या तो इन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, या इन्हें बहुत ही जो है ऐसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया जिसे लोग कम पढ़ते हैं। तो ये हमारे प्रेरक प्रसंग हैं। और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है कि विश्व वसुंधरा का समस्त प्रेरक प्रसंग दृढ़ इच्छा के धनी नरपुंगों का इतिहास है। और ये वैसे नरपुंगों हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, और हमें अपने चरित्र में उतारना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी इन चरित्रों को पढ़ाना चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपना इतिहास नहीं जाना जी जी, तो आपने इतिहास की गलतियों से सीख ली। ये इतिहास नहीं, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, और जिस पर हम गर्व करते हैं। जी जी। तो किस तरह से हम जीवन में कई तरह की सीख ले सकते हैं कि कितनी कठिन, हम लोग जरा सी बातों में घबरा जाते हैं। जी जी जी। जिसको कहते हैं आजकल एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है युवाओं में। इन रणबांकुरों को देखिए, 24 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद जी ने भरपेट भोजन नहीं किया, लेकिन देश के लिए, और हाँ, देश के लिए शहीद बलिदान हो गए, और भेष को बदल के रहते थे वो। वो कभी साधु के वेश में आ जाते थे, कभी महिला के वेश में, नारी के वेश में आते थे, और वो तो वांटेड थे, जो है वांछित थे। कितना मतलब कष्ट उठाया होगा उन्होंने, कष्ट उठाया। और 24 वर्ष की उम्र में ये भाव और भारत और भारतीय के प्रति सम्मान, वास्तव में इसे पढ़ना चाहिए। मतलब हम अपने बच्चों को, हमारे जितने भी श्रोता हैं या जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। आजकल सब दूसरी तरफ दुनिया में मुड़े हुए हैं, विदेशी सभ्यता देख रहे हैं, या वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहूँगी, इसे देखो, इसे जानो, और तब अपने व्यक्तित्व को परिपक्व बनाओ, वो मजबूत बनेगा। तब आप कभी अगर खलल हुआ दिमाग में आपके, तो आप जीवन में आगे ही बढ़ोगे, गिरोगे नहीं, क्योंकि आपकी नींव बहुत मजबूत रही होगी। जी जी जी। और मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय को उठाया, और अपने चैनल के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से, कि जो
ये वास्तव में ओज के कवियों का प्रबल पक्ष है कि उन्होंने अपने महापुरुषों के लिए कुछ न कुछ लिखा और आपने इस पक्ष पर चर्चा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। मैं स्वयं अपने देश के प्रति बहुत हमेशा से ही बहुत प्रेम रहा है और उसको कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो मन स्वयं आपका उस भावनात्मक, हम लोग तो कवि हैं, हमारा मन तो कहते ही इधर पानी हो जाता है। जी 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 जी। तो वो हृदय नहीं है पत्थर, किसी ने बहुत बढ़िया पंक्तियां कही, वो हृदय नहीं है पत्थर है, लगता है ना कि जिसमें स्वदेश से प्यार है। इतना क्यों चीजों को दिल से ले लेते हैं, इतना क्यों तकलीफ हमको होती है। इस पर मैंने कुछ पढ़ा था, मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जितने आप कहीं बैठे हुए हैं, 10 लोग हैं, मन एक बर्तन की तरह है। आप एक कंकड़ फेंकते हैं, मतलब कोई बात अच्छी या बुरी बताते हैं, इसको कंकड़ को उस बात से रिलेट करते हैं, तो 10 लोग हैं, उस बात का किसी पर कितना गहरा असर पड़ता है, वो कंकड़ किसी के अंदर कितनी गहराई तक जाता है। कोई उसको नॉर्मली लेके छोड़ सकता है, कोई यार छोड़ो यार, और कोई उसको इतना अंदर तक ले सकता है कि जीवन में कुछ बड़े फैसले लेता है, कोई छोटे फैसले लेता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। तभी अपने शब्दों को बहुत चुन के बोलना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए, क्योंकि सबके मनों पर आपको बहुत हल्का लगा होगा, आपको बात बहुत हल्की लगी होगी। बट किसी जैसे आप चंद्रशेखर जी की जीवनी, कितने लोगों ने इसको जब पढ़ा होगा, या आपने इसका खंड काव्य की रचना कर दी, आपने रचना और बाकी जी बिल्कुल बिल्कुल इतनी सारी, और किसी ने अपने जीवन को बदल लिया होगा, या लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। ये प्रेरक प्रसंग नहीं उठाना चाहिए, और इनका उदाहरण मैंने जब इसको पढ़ा और सुना तो मुझे लगा कि हम लोग जरा सी बात में कितना परेशान हो जाते हैं। ये तो परेशानी है ही नहीं, स्वयं राम जी के जीवन में कितनी परेशानियां थी। घोर कानन के कठिन सब क्लेश राघव ने सहे थे। इतना जो राजकुमार था, उसके पैरों में, मतलब वो जंगल में टहल रहा है, जीवन में आपको कभी भी कैसे दिन देखने देते। और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने यही लिखा है कि 14 वर्षीय कठिन कानन क्लेश ही राम का रामत्व है। अगर राम के जीवन से वो 14 वर्ष निकाल दिए जाए तो शायद मुझे नहीं लगता है कि भगवान राम इतने प्रणम्य और स्तुत्य होते, वंदनीय होते। और ये उनके लिए जो 14 वर्ष कठिन कानन के थे, जिसमें जो उन्होंने बिताए, और जो है जिसमें कुछ ऐसे काम किए जिसमें समाज को एक संदेश जाता, और ये उन्हें बहुत बड़ा बना देता है। राजा तो कई हुए, राजा तो बहुत हुए, लेकिन ये जब ये आप घर से निकले, आपने सबकी मदद करना शुरू किया, और आपने सबके कष्ट जो है हरने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, हर देवत्व की ओर। भगवान राम से जुड़ा हुआ हर प्रसंग कुछ न कुछ शिक्षा देता है, हर प्रसंग। जी जहाँ जब उसके आप गहराई में जाएंगे, उसके पीछे कुछ न कुछ संदेश है। हाँ, बहुत गहरा है और वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है वो, और वो उस समय के बाद, उस कालखंड के बाद, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो ये बताइए कि कभी कविता के क्षेत्र में कुछ मित्र हैं, उनके बारे में बताइए, कुछ हैं जो बहुत आपके खास हों, बहुत आपको हाथ पकड़ के, बहुत होते हैं ना कि आपको खींचते हैं, उठाते हैं। नहीं बिल्कुल, ये दरअसल मैंने देखा है, चूंकि मुझे दरअसल बहुत अच्छे लोगों की टीम मिली, जिनके साथ मैं जो है साहित्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैंने नाम बताया पंडित रामकिशोर तिवारी किशोर जी, हमारे गुरु भी हैं और मित्र भी हैं। मैंने उनके साथ भी जी उनके संचालन में कविता पढ़ी। आदरणीय अजय प्रधान जी, बहुत हास्य विधा के बहुत ही ललाम हस्ताक्षर, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, हमारे बाराबंकी से हैं। शिव कुमार व्यास जी, और वो राष्ट्रीय कवि संगम के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो वो जो है मैं परिचित हैं उनसे, होंगी आप उनसे, जो कि बड़े रचनाकार हैं। तो ऐसे लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त है। किसी ने आपकी तारीफ की होगी, जी किसी ने कंकड़ फेंके होंगे, तो वो कुछ बताइए। कंकड़ फेंकने वाले लोग तो नहीं मिले, अच्छा, तारीफ करने वाले, प्रशंसा करने वाले लोग मिले। बहुत बार तारीफ भी आपकी फेक होती है ना, वो भी नुकसानदायक होती है। देखिए, यही तो आपकी कवि की दृष्टि होती है। अगर सही वो पारखी है और अच्छी कविता लिख रहा है, तो वो जानता है कि उसकी तारीफ झूठी हो रही है, प्रशंसा झूठी हो रही है। शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ, जब अभी तो देखिए, एक जो छात्र काल, स्टूडेंट मोड होता है, स्टूडेंट वैसे पूरी मतलब व्यक्ति तो पूरी जिंदगी एक छात्र होता है, पूरा जीवन एक छात्र होता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब आप शुरुआती दौर में, जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं,
और जब तक आप परिपक्व नहीं होते हैं तब तक हर प्रकार की अच्छी पक्की रचनाएं आपके कलम से निकलेंगी और कुछ लोगों को तो लुभाएंगी और खुद को लगता है कि हमने बहुत अच्छी लिखी है हमेशा। हाँ, तो अब आप 10 साल पीछे की वो रचनाएं देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनु। तो व्यक्ति लिखता है और जो है हमारी रचनाएं, मैं मानता हूँ कि जो है शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि हमारी रचनाएं अभी भी हम लोग जब लिखते हैं तो तमाम कुछ रचनाएं अच्छी हो जाती हैं और कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो कभी कभी जो है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वो एक हास्य का विषय बन जाती हैं और बड़े प्रतिष्ठा लब्ध रचनाकार जो कि तमाम क्षेत्रों में साहित्यिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें भी कभी कभी एक हास्य का विषय बन जाना पड़ता है। बड़े अभी आपने आदिपुरुष को ही देख लीजिए, उसमें जी मैं तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि देखिए यश अपयश अपने हाथ में होते नहीं। जी आप तो अच्छे के लिए करते हो कोई चीज। जी और कहाँ से किससे अपयश हम मनोज मुंतजी जी की अभी ज्यादा उम्र नहीं है और कितना अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जितना उन्होंने लिखा और अपनी उम्र के हिसाब से जितना भी सृजन उनका है वो वास्तव में एक प्रणम्य है। और जिस तरह से हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये अपने आप में सूरज और कुछ ऐसा हो गया नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सूरज को हम लोग अब जैसे उन्होंने अपना एक स्थान बना, एक मुकाम बना रखा था, मुकाम बना लिया, दुनिया उनको जानती है और जितने स्ट्रगल उन्होंने शुरुआत में किए थे हमने शायद देर में चुने, बस यही कारण है। तो जो है कुछ थोड़ा सा त्रुटियां गलतियां हो जाती हैं और इसके लिए मैं मानता हूँ कि हमारी जो गोष्ठियाँ होती हैं, जो गोष्ठियाँ हम लोग आयोजित करते हैं कविता को निखारने के लिए, तमाम उसमें नवोदित रचनाकार भी आते हैं, वो अपनी रचनाएं पढ़ते हैं, तमाम कच्ची पक्की रचनाएं हम लोगों को सुनने को उनकी मिलती हैं और वो सीखते हैं हम लोगों से, बड़े प्रणम्य विनीत भाव से हम लोगों के पास आते हैं और हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। परिमार्जित होती है रचना और रचनाएं परिमार्जित होती जाती रहती हैं। वैसे जैसे हम शिक्षण करते हैं, हम अपने छात्रों से भी सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं। कभी कभी लगता है कम उम्र के बच्चे इतने, मैंने बहुत सी चीजें इस बीच कुछ बच्चों से सीखी हैं क्या। और हमेशा जब आप छात्र भाव से कुछ रहते हैं, जब जानते हैं कि भाई जो आदमी इसने अपनी रचना लिखी, हम लोग तमाम रचनाएं पढ़ते हैं लेकिन अपने साथियों से उस पर चर्चा करते हैं कि जो है इस रचना के बारे में बताइए आप क्या कहेंगे, तो एक वो श्रोता के दृष्टिकोण से देखता है। अच्छा। और जो कमियां होती हैं वो बता देता है कि यहाँ पे इसको अगर कर लेंगे तो ज़्यादा लालित्य आ जाएगा। अच्छा, तो ये आपका जो किशोर वय था करीब वही 17-18 साल के जब आप थे, तो जैसे लड़कों का बीतता है बचपन के बाद जो युवावस्था पे जब वो कदम रखते हैं, तो उसकी कुछ कहानी हो तो बताइए। दोस्तों के बीच की जो मौज मस्ती करना, स्कूल बंक करना, फिल्मों के लिए जाना, कुछ ये सब देखिए हम ह्यूमन हैं तो बिल्कुल वी आर ह्यूमन बीइंग और ऐसे होते रहते हैं मतलब चाहते हैं हम लोगों के कि रवि जी को लोग कि रवि जी कभी जो हमारा आज का युवा है वो देखिए हर व्यक्ति कवि तो होता नहीं, हर गांव में खलल जिसके दिमाग में कम से कम जी हर गांव में एक ही दो लोग ऐसे होते हैं जो कवि भाव से होते हैं। तो हम लोग हर तरीके से चीजें देख करके देख चुके हैं, तमाम गलतियां भी करके हमने देखी कि उसके परिणाम कैसे होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि स्कूल से जो है कक्षाएं छोड़ करके निकल लेना या घर आके बताना कि अध्यापक की नकल करना। मुझे याद आता है कि मैं जब कक्षा 10 में था तो एक फिल्म की कोई शूटिंग चल रही थी मसौली में। अच्छा, क्या नाम था याद है? और मुझे उसका नाम था माटी, उस समय फिल्म का नाम था और उसके बाद शायद उसका नाम हो गया था धरती कहे पुकार के। अच्छा, इसमें धर्मेंद्र जी? नहीं, धर्मेंद्र जी नहीं है, करण कपूर है। करण कपूर शशि कपूर का बेटा। ओके। और मल्टी स्टार, हाँ कोई एक मूवी थी तो उसकी शूटिंग हो रही थी मसौली में। मैं यूनियन इंटर कॉलेज रामनगर में पढ़ रहा था, मुझे मूवी का नाम है। और मैं जो है कुछ मित्रों के साथ उसको देखने के लिए चला आया, शूटिंग देखने के लिए बगैर अध्यापक को बताए हुए, क्लास में बताए हुए। और हमारे एक साथी थे, वो इत्तेफाक से नहीं जा पाए उसमें मूवी देखने, शूटिंग देखने के लिए, तो अंदर से चिढ़े हुए थे। अभी वो है आपके साथ? हाँ, हमारे भी मित्र हैं। अभी भी मित्र हैं? जी। उनका नाम देवी प्रसाद सिंह है और देवी प्रसाद सिंह जी हैं। तो उनको ना वो पुराना जो चित्र है वो खाका नया हो जाएगा। तो हमारे पिताजी अध्यापक थे तो उनके भी वो शिष्य थे। तो मेरे साथ फिर हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो
जब रात में मैं लौटा तो बहुत थक गया। अच्छा। हालांकि जो उसमें एक्टर लोग थे जो उसमें काम कर रहे थे, उनके हल्की फुल्की झलक ही मिली और बाकी हम लोग देख नहीं पाए उनको ठीक से। लेकिन रात में मैं जब घर पहुंचा शाम को तो मैं बहुत थक गया था, मेरे पैरों में बेतहासा दर्द था और मैंने मम्मी से कहा कि मैं आज थक बहुत गया हूँ। तो वो मेरे बैठ करके मेरा जो है मेरे सिर में और मेरे पैर में तेल वगैरह लगा रही जी। हाँ। और मेरे पिताजी को कहीं देवी प्रसाद सिंह जी मिल गए और उन्होंने बताया कि रवि जी शूटिंग देखने के लिए गए हुए थे। तो घर में जब आए तो मम्मी मेरा सिर दबा रही थी, मैं लेटा हुआ था और पिताजी ने मेरा फिर बहुत कायदे से जो है मेरी शूटिंग की उन्होंने। और फिर तब से जो उस वो वाली शूटिंग जो है, मैं वो वाली शूटिंग तो भूल गया जो फिल्म वाली थी, लेकिन जो शाम को शूटिंग हुई वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। और उसने जो है वास्तव में उसने लाइफ चेंजिंग वो शूटिंग थी मेरे लिए, जिस पूरे रास्ते ही बदल गए मेरे और मैं गंभीर हो गया पढ़ाई लिखाई के प्रति। और ये पिता का आशीर्वाद था, वो बाद में कोई ऐसा नहीं था। बिल्कुल, माँ बाप तो यही चाहते हैं कि अभी जो उम्र है जो करने वो लिखा है हमने अवधि में लिखा है, डांट बाप माप माई केर मानो असीस आए। हमारे पिताजी कहा करते थे और डांटते मारते भी थे और साथ में ये भी कहते थे कि आशीर्वाद दे रहे तुमको। तो डांट बाप माई केर मानो असीस आए, खाए खाए पाए पाए काम कई डारो कुछ। और जीव है रात कहूँ छाड़ के न राह नीक हमरे तई नवा झाम के डारो कुछ। और नाम जो धरेन तुहार, बड़ी आशा उम्मीदों साथ मेरा नाम रवि रखा। नाम जो धरेन तुहार रवि के समान बनो, बदरी बनो न पूत घाम के डारो कुछ। और बाप हम तुहार समझाई बात एक है बस, आए हो जहान में तो काम कर डालो कुछ। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय मैंने हाई स्कूल बहुत जल्दी पास कर लिया था, मेरी उम्र मुश्किल से 13 साल थी उस समय। हाँ, तो बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे, बस ना आप युवा थे ना बच्चे थे। जी जी जी, आप बिल्कुल बीच में थे, तो समझ भी वैसे ही डावाडोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सभी की कहानियां होती है, इसमें कोई नई बात नहीं और बड़ी बड़ी खूबसूरत सी होती है। आज जब आपके मित्र या आप जब इसको सुनेंगे दोबारा से जी जी तो फिर पुराने दिनों में चले जाएंगे। जी जी जी। अच्छा, आप वैसे हास्य के कवि नहीं, लेकिन मंचों पे आप देखते होंगे ना कि पहला टारगेट पत्नियां बनाई जाती हैं कि वो बहुत डिमांडिंग होती हैं, या जिसकी शादी होती है वो पति को चूहा बना के रख लेती है, शेर। जी जी जी। शेर होता है वो, क्या एक जोक भी है ना कि एक चूहा बहुत कूद रहा था, जी जी, भाई तुम क्यों कूद रहे हो? कहीं नहीं, शादी के पहले मैं भी शेर था। तो इस तरह से, तो आपके जीवन संगिनी के बारे में कुछ बताइए, क्या है वो? हमारे जीवन संगिनी का नाम विनीता है। अच्छा, बड़ा सुंदर। और विनीता मैं समझता हूँ कि यथा नामे तथा गुणे, जैसा उनका नाम है वैसे उनके गुण हैं। और मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ और इतनी देर में बैठा हूँ और मेरे पास कोई फोन उनका नहीं आया। ये तो मैंने एक बार उनको बताया कि मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ और उन्होंने देखिए मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं ओज का कवि हूँ तो मंचों जैसी स्थिति में घर में भी मेरी होती है, घर में है, ऐसा नहीं है। मैंने भी एक बार प्रयास किया, 4 पंक्तियां मैं बता दूं, आपको मजा आएगा सुन करके, कि तब जब 3 तलाक कानून नहीं आया था तो हमने भी थोड़ा प्रयास किया कि लाओ कुछ धमकाया जाए इसका नाम लेकर के। तो ये सबका हाँ, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि भाई कि डांट दिया एक रोज रिसाकर, डांट दिया एक रोज रिसाकर, ए पत्नी तुम भाव न खाना। और 3 जो बार तलाक कहा, दुनिया में मिलेगा न कोई ठिकाना। और बात सुनी झुंझला के कहीं वो, बात सुनी झुंझला के कहीं वो, नाहक ना मुझको धमकाना। और दौड़ी पड़ी फिर ले चिमटा, हमको तत्काल तलाक भुलाना। तो ऐसा नहीं है, हम भी घर में डरते हैं नहीं। और यत्र, हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि यत्र नारीश्च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप कह सकते हैं मैं भी अपनी पत्नी की पूजा करता हूँ। करना चाहिए। जी जी, दोनों एक बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे गाड़ी के इसमें हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि पहली बात तो देवताओं का वास हो जाता है, सबसे बड़ा स्वार्थ कि घर में सच बताइए मुझे, मेरे देवता रहने लगते हैं। और दूसरी बात, पत्नी भी खुश हो जाती है, वो सुनेंगी तो या तो खुश हो जाएंगी या फिर वो चिमटा नहीं। इस बात बिल्कुल जो है वो पूरी तरीके से हमारे प्रति बहुत ही समर्पित है। हम इसे एडिट कर देंगे। नहीं, एडिट मत करिएगा, इस बात को जरूर रखिएगा। नहीं, आप बुराई कर सकते हैं। नहीं, मैं बुराई नहीं करता, कुछ बुरा होता तो मैं कह देता, आपसे बता देता, लेकिन ऐसा कुछ मुझे पता है पत्नियां बुरी होती नहीं। और हमारे घर में पूरा मार्गदर्शन उन्हीं का चलता है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो उन्हीं मार्गदर्शन पढ़ते हैं। ये तो मैं भी देख रही हूँ कितने देर से आपकी वाइफ का फोन है, ऑफिशियल कॉल। और मेरी एक बेटी है, बड़ी बेटी है श्रुति, वो
एमएड की छात्रा है। अच्छा। और उससे बेटा छोटा श्रेयस, वो कंप्यूटर कहाँ से कर रही है वो? एमएड लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही कर रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से ही। मैंने भी वो एमएड कर रही हैं। और बेटा हमारा जो है कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा है। ओके। उसका 2य सेमेस्टर है, लवली LPU फगवाड़ा से। और तीसरा बेटा मेरा कक्षा 8 का छात्र है। अभी आप उसके बारे में बता रहे हैं। जी 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 जी। बड़ा शैतान सा है, बड़ा प्यारा सा। उसको मेरी कविताएं याद हैं। वो कविताओं का मेरा प्रथम श्रोता होता है। जैसे आप बता रहे थे उसका व्यक्तित्व, तो मुझे लग रहा था कि वो बड़ा होकर के नेता बनेगा, देश की कमान जी संभालेगा। जी 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 जी। इतना मिलनसार आजकल कहाँ लोग, हाँ, मतलब वो मिलनसार है, मोबाइल में घुसे रहते हैं। और वो इतना तो बिल्कुल पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। अच्छा। तो अच्छा ये बताइए मुझे आप कि आप अपने आप को किस तरह का व्यक्तित्व मानते हैं? एक जैसे जीवन में मजबूती कब आई? कभी आप किताबें पढ़ के आती हैं, कभी जैसे आपके पिताजी ने आपको कुछ सिखाया, आप घर में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, आपके पिताजी भी बेसिक विद्यालय में अध्यापक रहे, तो निश्चित से अध्यापकों के घर में संस्कार तो होते हैं, कुछ हो ना हो। जी जी जी। उनके पास देखिए, आवश्यकताएं, अगर मेरा ये मानना है कि यदि आप अपनी आवश्यकताएं सीमित रखिए तो निसंदेह आपको जो है गरीबी का बोध नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, कि आपको नहीं लगेगा कि नहीं मेरे पास अभाव है। लेकिन अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अपनी आवश्यकता आप उनसे बड़ी कर लीजिए, कहते हैं कि उतना ही पैर फैलाइए जितनी बड़ी आपकी चादर हो। तो आपकी आय कम है और बहुत ही लग्जरियस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, लोन में लेकर के, दूसरों को दिखाने के लिए। जी जी, लोगों को दिखाने के लिए, स्वयं अंदर से कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी। निसंदेह ये जो है आपको पीड़ा पहुंचाएगा और आपको फिर दिक्कत होगी। तो ये गरीबी अमीरी हम तो समझते हैं कि अपने द्वारा, गरीबी अमीरी नहीं, मेरा प्रश्न था कि आपके जीवन को कब एक, जैसे आपका व्यक्तित्व है ना, उसमें कब एक जो स्ट्रांगनेस होती है ना व्यक्तित्व में। जी जी जी। तो ये इतना सुदृढ़ व्यक्तित्व किस चीज से बना? आप अपनी जुबानी बताइए। जब मैं मानता हूँ कि जब आप अकेले में टूटे होंगे, रोए होंगे, खींचे होंगे, कुछ तो ऐसे पलाए होंगे ना जब आपने। बिल्कुल, ये तो एक आम बात है कि हमेशा ऐसा होता रहता है, ऐसा हमेशा चलता रहता है जी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं नौकरी से पहले मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी जी। और मुझे लगता है कि तभी से मुझे इस बात का दायित्व हो गया था, दायित्व बोध हो चुका था कि मेरी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है। फिर मुझे सेवा में आने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि जब पहले मुझे बोध था और फिर मेरे पास दायित्व जुड़ गया, और जिनको मैं जब पूरा करने लगा तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ समाज के लिए, और यही लगता है कि मुझे इसी ने सबल बनाया। और साहित्य ने बनाया, और साथ में जिस क्षेत्र में सेवाएं अपनी दे रहा हूँ उस क्षेत्र में भी जो है आर्थिक रूप से तो स्वतंत्रता मिली ही, साथ में मानसिक संतुष्टि भी मिली कि मैं अब आज समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ, मेरे हाथ से भी कुछ समाज के लिए हित हो सकता है। विवेकानंद जी कहते थे ना, आप किसी भी तरह से अगर कमजोर हुए तो आप वहाँ पे अपना सही उन्नयन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, शैक्षिक हो। शरीर से बलिष्ठ बनिए, मन से बलिष्ठ बनिए, शिक्षा से बिल्कुल दिमाग को उन्नत करिए, किसी भी रूप में। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, आप उन हमारे नए बच्चों को, आज की पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि जिनके दिमाग में भी खलल है, वो कुछ नया करना चाहते हैं, अपने माँ बाप से भी नहीं कह पाते हैं, बेचैन हैं, और देखिए बहुत बार डायरी उनका, मतलब ये तो मैं भी मानती हूँ कि किताबें, जैसे मैं भी जीवन में कुछ ऐसे पलाए जब मैं टूटी बिखरी, पर किताबों ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, उन्होंने मुझे हमेशा थामे रखा। तो ये से बड़ी शक्ति होती है। जी ये आपके असली प्रदर्शन। बिल्कुल सही बात है, किताबें हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं। उन बच्चों को कि किताबें कभी ना छोड़ें, ये तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, लेकिन मैं आपकी जुबानी जानना चाहती हूँ, वो जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए तो समाज, मैं बात पूरी करूँगी कि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी लगता है ना कि लोग हमारे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं, लोग हमें समझ क्यों नहीं रहे हैं, या बहुत बार कि किसी तरह से बुराई कर, निंदा करते हैं, प्रशंसा तो सामने बहुत कमी होती है, उन्हें वो उत्थान नहीं मिलता, मन को वो अप्रिशिएशन, वो हाथ नहीं मिलता है कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो। तो वो खुद को कैसे संभाले रखें और उस खलल को अपनी उस ऊंचाई तक लेके जाए जिसके लिए वो बने हैं, जो लेके आए हैं गर्व से अपने साथ। तो इस चीज के लिए वो जो लंबी यात्रा है ना, शून्य से शिखर तक, तो
उस यात्रा के लिए आप स्वयं आपके बच्चे हैं, आपने एक बड़ा आपने जो एक जिंदगी जी उसमें सारे थे, ऐसा नहीं कि सारे मतलब जीवन में हर तरह के स्तर आपने देखे, तो आप कहेंगे तो उसका आपका अपना जो अनुभव होगा वो आप बताएंगे हमारे उन बच्चों को जो देखेंगे। देखिए, और उन लोगों को जो देखिए इन सब चीज़ों में माता पिता और गुरु का बड़ा योगदान रहता है। और माता पिता आमतौर पर ये गलतियां करते हैं कि अपने बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं, और उन उम्मीदों पे अगर बच्चा, यानी कि अगर वो कुछ जीवन में जो नहीं कर पाए हैं माता पिता, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो काम करे और वो सफलताएं अर्जित करे, और हम कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों से नीडी हो जाते हैं, होप करने लगते हैं, आशाएं हमारी बड़ी हो जाती हैं। और इस स्थिति में हम अपने बच्चे जब नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रताड़ित करते हैं। और ऐसा नहीं, मैं कहीं उससे अलग नहीं हूँ, मैं अगर मुझसे आप ये कहें कि मैं कहीं उससे अलग हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं भी अलग नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब बेटा कुछ नहीं उसमें कोई सफलता नहीं अर्जित कर पाया, या जितने अंक उसे लाने चाहिए थे उतने अंक नहीं ला पाया, तो हम भी उसे डांट देते हैं, झड़प लगा देते हैं, लेकिन बाद में मुझे इस बात का बोध होता है कि नहीं। तो हम कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो माता पिता और गुरु की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो बच्चे को जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र में ही उसे बढ़ाए। और क्योंकि बच्चे तो क्लीन स्लैब उसके उस खलल को प्रमोट करें जो उसके अंदर वो जन्म से लेके आया है। जी, उसके अंदर जो उसके सपने पल हैं उन्हें आगे उनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं। ये हर माँ बाप और गुरु का प्रयास होना चाहिए, तभी हमारी पीढ़ियाँ मजबूत बनेंगी। जी, उसके उस पॉजिटिव उस जो जिस चीज को इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं बच्चे हमारे ये करें वो करें वो करें, वो तो वही काम करेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन ये जरूर देखें, गार्जियन अभिभावक ये जरूर देखें कि हमारा बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है। समाज के विरुद्ध तो कुछ नहीं, अच्छा लग समाज के विरुद्ध कुछ तो नहीं कर रहा है, तो अगर वो सकारात्मक दिशा में चल रहा है तो उसे उस रास्ते की तरफ प्रमोट बढ़ाना चाहिए। आजकल माँ बाप समझ भी रहे हैं, आज जी। समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार उन लोगों ने खुद वो स्थिति देखी। नहीं, समझ तो रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत एजुकेटेड फैमिलीज में बहुत पढ़े लिखे माता पिता होते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी विचलित हो जाया करते हैं। ये भी शायद वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। अच्छा, एक बात आप कह रहे थे ना कि आपके पिता ने फिर आपको आपकी पिटाई की, तो मैं वहां पर एक बात कहना भूल गई थी कि कहते हैं ना, मैं किताब भी लिखी है कि आपने अगर अपने बच्चे को स्वयं थप्पड़ नहीं मारा तो कल दुनिया उसको मारेगी, समाज उसे मारेगा। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत उस पर, ये आशीष की तरह होता है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज गलत लगे वहां पर माँ बाप जब बोलते हैं बच्चों को बुरा लगता है। और आजकल वो थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि अब पहले तो मारपीट दवाई का काम किया करते थे, बात सही है। वो भी बच्चों को वो कहते हैं कि वो पालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाण ताड़यत प्राप्त खोट से वर्षे पुत्तम मित्र बदाजत। ताड़ना की मारपीट कुटाई की भी बात होती है, लेकिन ताड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप उसको पीटने लगी। ताड़ने का मतलब उसको आवाज करे, ताड़ित है बच्चा करत कहो देखित बनो तुम्हों कुछ तो लगाई जुगत है, और मगर देख हालत का तुमरी बचुआ दुखी जुलवा लाल हमका खलत है, और सदा आचरण में उतारत बड़न का वहाँ एक दिन पुत मनई बनत है, और पढ़ लिखे पुतो जो बनती तो लागत कि हमरे दुआरे उजरिया भरत है। तो ताड़ना का मतलब ये नहीं पीटना, ताड़ना वो वाला होना चाहिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनको ताड़ने की, वाच करने की, निगरानी करने की, और इन्हें सही दिशा में प्रश्रय देने की आवश्यकता है। और हमारा ताड़ना गोस्वामी तुलसीदास जी की तरीके से उस ताड़ने का प्रयोग हमें अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। उन्हें ताड़िए, उन्हें देखिए, उन्हें वॉच करिए, जो समय आजकल माँ बाप नहीं देते हैं। जी। और उसके बाद उसमें जो समाज सम्मत हो, जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो, उसे प्रमोट करिए, और वो धीरे से उनकी दिशा को मोड़िए, और उनसे कहिए कि हमें आप पे विश्वास है। जी। मैं माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन मैं ये गुस्ताखी करने जा रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है तो खलल को प्रमोट करें। बट मैं पॉजिटिव, ये मेरी खलल नहीं है, लेकिन मैं जान रहा हूँ पॉजिटिव खलल जिस विषय की तरफ कीड़ा इसको कहते हैं ना कि हाँ भाई उनके फलाने के दिमाग में तो खलल है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीर रस का जो कवि है, अगर कभी भूले से धोखे से
अगर उसके हाथों से कुछ ऐसा लग गया हो जो श्रृंगार की तरफ जाता हो, तो मैं चाहती हूँ कुछ सुनाइए, 4 पंक्तियां सुनाइए। नहीं, बहुत पहले मैंने लिखा था। हाँ, लेकिन कितना पहले, मतलब 16 साल में है? अब आप ये मत पूछिए, मैंने विवाह के बाद ही लिखा होगा। अच्छा, विवाह के बाद। हाँ, लेकिन अब आप ये कह रही हैं तो ये मान के चलिए कि मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कि नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हो। मन का मयूर नृत्य करता है, पंख खोल बोल अनमोल बोल प्यार कर देती हो। कि अपनी मनोरमा मृणालिनी मिठास घोल, अपनी मनोरमा मृणालिनी मिठास घोल, मानकों में प्रेम के सुधार कर देती हो। और रौन के 1000 लेके आती आप माधुरी सी, जाती आप जैसे तो बुखार कर देती हो। रौन के 1000 लेके आती आप माधुरी सी, जाती आप जैसे तो बुखार कर देती हो। बहुत सुंदर। तो हम हैं अनाड़ी, हम हैं अनाड़ी, लगते तो नहीं है। हम हैं अनाड़ी, प्रेम भाषा हमें क्लिष्ट लगे, गांव का गंवार हूँ जी पढ़ नहीं पाता हूँ। और जाल जो बिछाया फंस जाना चाहे हर कोई, आपने बिछाया दोष मढ़ नहीं पाता हूँ। कि रस से भरी हुई हो छंद सा सजीला वर्ण, रस से भरी हुई हो छंद सा सजीला वर्ण, उपमेय उपमान गढ़ नहीं पाता हूँ। दिल की अटारी ऊंची सीढ़ियां बनी अजीब, गिर जाता बार बार चढ़ नहीं पाता हूँ। दिल की अटारी ऊंची, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आप उनमें से नहीं, अनाड़ी नहीं हो, आप चढ़ने वालों में से हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी 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 जी। प्रेम में भी आपको सारी ऊंचाइयां प्राप्त करें, सीढ़ियां चढ़ जाएं, और आपकी पत्नी आपके साथ हैं आजीवन। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और मुझे लगता है मुझे आपको इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ही है, क्योंकि हम दोनों में खलल है, और जितने भी कुछ नया लेकर के आए हैं जीवन में उन सबके, तो मैं चाहूंगी ये श्रृंखला चलती रहे, ऐसे मेरे खलल के मित्रों से आप सभी लोग मिलते रहें। और अब विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।